तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संकल्प कॉम्पिटेटिव क्लासेस। तो आज के जो लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कोल्ड वॉर एरा चैप्टर 1, आज उसका पार्ट 2 है। तो आप देख रहे हैं कि कोल्ड वॉर जो है हमारी किसके बीच चल रही है? यूएसए और यूएसएसआर के बीच चल रही है। किसके बीच चल रही है? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चल रही है। ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चल रही है। इस वॉर में आपका क्या रह रहा है कि 1945 से लेके 1991 तक ये चली। ठीक है जी, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर 1945 से लेके 1991 तक चली। इसमें आपने देख रहे हैं कि ये दोनों कंपीट कर रहे हैं कि भैया पावरफुल कौन है, ज्यादा वेपन्स किसके पास। हम जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी किसकी ज्यादा लोग अडॉप्ट करते हैं। इसकी आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म, इसकी आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म। ये बिलीव करता था लिबरलिज्म में, डेमोक्रेसी में, ये बिलीव करता था कम्युनिज्म में। और इसके फादर थे हमारे कार्ल मार्क्स, इसके एडम स्मिथ थे। तो ये इन्होंने बनाया था वेस्टर्न अलायंस, इसने बनाया था ईस्टर्न अलायंस। ठीक है, इसको बोला जाता था हमारा नेटो, सियाटो और सेंटो। इसने जो अलायंस का नाम रखा था वो वॉर्सा पैक्ट रखा था। कब हुए थे अलायंसेस, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद अब जब ये है कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो कंपीट कर रही हैं आपस में हर किसी एस्पेक्ट में, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे वो कल्चरल हो। तो इसी तरह से एक दौड़ जो थी, एक रेस जो थी, और ये कर रहे थे। यूएसए के पास वेपन्स जो थे वही चाहता था कि यूएसएसआर भी डेवलप करे। तो इनमें एक स्टार्ट हो गई आर्म्स रेस। इस रेस को, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स हो, एटॉमिक बम्स हो, हाइड्रोजन बम्स हो, ये आपके क्रूज मिसाइल्स हो, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, ये सारे वेपन्स जो हैं इनकी रेस लग रही है कि अगर एक कंट्री एक वेपन बनाती है तो उससे ज्यादा एडवांस जो है वेपन वो दूसरी कंट्री बनाती है। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि आग से आग लगती है। तो अब अगर दोनों जो हैं ब्लॉक्स, हाँ, किसकी दौड़ में है? वेपन्स की दौड़ में है। तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन लाइफ है उसमें वो किस में आ जाती? वो डेंजर हो जाती, वो खतरे में आ जाती, और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन में हो जाता, डिस्ट्रॉय हो जाता। इसी के चलते बीच में इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया कि भैया अब हम ये दौड़ इतनी नहीं करेंगे, कुछ इस पे लिमिटेशंस रखेंगे। ठीक है, ये पागलपन, ये जो इंसैनिटी है, ये जो क्रेजी है, ये हम क्या करेंगे, इस पे थोड़ी सी रोक लगाएंगे, थोड़ी सी लिमिटेशंस लगाएंगे। तो इन्होंने यूएसए और यूएसएसआर ने बहुत सारी ट्रीटीज की। नो डाउट ये एक दूसरे के एनिमी थे, एक दूसरे के राइवलरी थे, बीच में कोल्ड वॉर चल भी रही थी। लेकिन बीच बीच में क्या कर रहे थे? ये ट्रीटीज भी कर रहे थे, एग्रीमेंट्स कर रहे थे, पैक्ट्स कर रहे थे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको यह भी बताया कि जो कोल्ड वॉर जो लड़ी गई थी, इसके जो अखाड़े थे, जो जिसको हम अरीनास कहते हैं, वो क्या थे? वो कभी भी यूएसए और रशिया नहीं था, या यूएसए और यूएसएसआर नहीं था। ये तीसरी कंट्री में जाके लड़ते थे। जैसे वियतनाम में लड़े, कोरिया में लड़े, ठीक है, अफगानिस्तान में लड़े। तो अलग कंट्री में जाके ये दोनों अपनी पावर आजमाते थे। पिस कौन जाता था? जो बेचारी थर्ड कंट्री के सिटीजन्स हैं वो बीच में पिस जाते थे। ठीक है, तो अब जो पहली ट्रीटी इन्होंने की, ये ट्रीटीज में क्या आपको इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ट्रीटी कब हुई, किसके बीच में हुई, उस टाइम पे कौन कौन से प्रेसिडेंट्स थे। ठीक है, इतना आपने मोटा मोटा याद रखना है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आपको पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कब ट्रीटी साइन हुई? लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। पहले तो इसको एक्सपैंड करना आना चाहिए कि एलटीबीटी का नाम क्या है? लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी है। कि कहां पे हुई? मॉस्को। मॉस्को किसकी कैपिटल है? आपकी रशिया की।
कब हुई? 5 अगस्त 1963। ठीक है, पहले तो आपने इसके ऊपर फोकस करना है 1963, पहले ये आपने लर्न कर लिया, फिर उसके बाद आपने डेट और मंथ भी याद करना है, क्योंकि कभी कभी डेट और मंथ में भी आपको वेरिएशन मिलेगी। एमसीक्यूज में सेम होगा, जैसे 5 अगस्त 1963 है, इसी तरह से वहां पे होगा 5 अगस्त 1964 या 10 अगस्त 1975, कुछ ऐसे करके होगा। तो आपने इसको डेट्स और मंथ को भी याद रखना है। किस किस के बीच में हुई? यूके, यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है जी। इसमें बोला गया कि न्यूक्लियर टेस्ट को बैन किया जाए। ठीक है, कहां कहां बैन किया जाए? एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, ओशंस में, ठीक है, ओशंस में, और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो यहां पे बैन कर दिया इनका। ठीक है जी। उसके बाद ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, उसके बाद जो दूसरा आता है, ये आपने याद रखना, दूसरा आता है एनपीटी। कौन सी आती है? एनपीटी। एनपीटी इसका मतलब होता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। आपको ये याद रखना है बच्चों कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? उनको बोला जाता है P5। P5 कहां पे है? यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। कौन कौन से हैं? आपका रशिया है, ठीक है, उसके बाद यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, ठीक है, चाइना है। तो इन्होंने कहा कि जो P5 है, ये देखो, यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, इनके पास क्या है? न्यूक्लियर वेपन्स ये डेवलप कर चुके हैं। एनपीटी कहती है कि जिसने ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर रखे हैं, उनके अलावा दूसरी कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं कर सकती। तो ये कहीं ना कहीं ये ट्रीटी क्या हो जाती है? ये एक डिस्क्रिमिनेटेड हो जाती है। ठीक है, तो बाकी कंट्रीज क्यों ना डेवलप करें? आपने अगर डेवलप कर दी, इन कंट्रीज ने अगर ये डेवलप कर दी, तो इंडिया क्यों ना डेवलप करे, पाकिस्तान क्यों ना डेवलप करे, इजराइल क्यों ना डेवलप करे? ठीक है, तो इंडिया ने इसको साइन करने से मना कर दिया, और इस ट्रीटी को इंडिया ने क्या कहा? न्यूक्लियर अपार्थीड। क्या कहा? न्यूक्लियर अपार्थीड। अपार्थीड क्या मतलब होता है? डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, कि भैया आप हमें न्यूक्लियर वेपन के कॉन्टेक्स्ट में बाकी कंट्रीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हो। एक्चुअली ये जो अपार्थीड का वर्ड है, ये पहले यूज हुआ था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, सिर्फ अपार्थीड का साउथ अफ्रीका में, जहां पे व्हाइट्स डिस्क्रिमिनेट करते थे, किसके साथ? ब्लैक्स के साथ। ठीक है, तो इसी तरह से ये कहां पे ट्रीटी हुई? ये 3 जगहों पे साइन की गई है, वॉशिंगटन आपका यूएसए में, लंदन और मॉस्को में। कब हुई है? 1968। इसके 5 साल के बाद, याद रखना है, पहले पहले जो हुई है वो आपकी 1963 में हुई है एलटीबीटी। दूसरी जो हुई है आपकी, वो हुई है 5 साल के बाद 1968 में। कब हुई है ये? 1968 में। ठीक है जी, 1968 में। उसके बाद तो याद रहा, एलटीबीटी हुई 1963 में, एनपीटी हुई 1968 में। इसी तरह से कुछ और ट्रीटीज होती हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। कब हुई है? 1972 में। याद रखो, 1963 पहले, फिर उसके बाद 1968, फिर उसके बाद 1972, 4 साल के बाद। ठीक है, 4 साल के बाद कौन सी ट्रीटी हुई? सॉल्ट वन। किस किस के बीच में हुई? लियोनिड ब्रेजनेव। लियोनिड ब्रेजनेव के, देखो जो ये आपके, मैंने आपको बताया था कि जो सारे हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि यूएसएसआर में कौन कौन से लीडर्स थे, जैसे व्लादिमीर लेनिन है, जोसेफ स्टालिन है, उसके बाद निकिता क्रुश्चेव है, उसके बाद ये लियोनिड ब्रेजनेव है, बोरिस येल्टसिन है।
ये हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आपने याद रखना है कि जो लियोनिड ब्रेजनेव ये लीडर था यूएसएसआर का, इसके बीच में और किसके बीच में हुई है, रिचर्ड निक्सन के बीच में हुई है, ठीक है। ये ट्रीटी कब हुई है, अक्टूबर 1972, एनपीटी के 4 साल के बाद। उसके बाद लिमिटेशंस किस पे लगाई गई, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर। इसीलिए इस ट्रीटी का दूसरा नाम क्या है, एबीएम ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी बोलते हैं इसको, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। और किसके ऊपर लिमिटेशंस लगाई गई, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स के ऊपर, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स, इसका मतलब होता है न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाई गई थी, ठीक है जी। अच्छा जी, याद रहा, क्या क्या याद रखना है, जो मैंने लिखा है बस इतना ही याद रखना है। अक्टूबर 1972 मॉस्को में हुई, लियोनिड ब्रेजनेव के बीच में और रिचर्ड निक्सन के बीच में, किसके ऊपर लिमिटेशन लगाई गई, एबीएम के ऊपर और स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स के ऊपर, ठीक है जी। उसके बाद सॉल्ट 2 कितने साल के बाद हुई सर जी, ये हुई आपकी 7 साल के बाद, 1979। 1979 देखो, ये 5 साल के बाद, उसके बाद ये 4 साल के बाद और ये 7 साल के बाद। सॉल्ट का मतलब वही फिर से स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स 2, ठीक है। कब हुई, नवंबर में, कहां पे, वियना। वियना किसी कैपिटल, ऑस्ट्रिया की, ठीक है, ऑस्ट्रिया की। उसके बाद किस किस के बीच में हुई, जिम्मी कार्टर यूएसए का प्रेसिडेंट और फिर से लियोनिड ब्रेजनेव यूएसएसआर का प्रेसिडेंट, ठीक है। लिमिटेशंस किस पे लगाएगी, सिर्फ अब लगाएगी स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स। देखो लिमिटेशन मतलब क्या, कि टोटल बैन नहीं लगाया इन्होंने, लिमिटेशन मतलब आप इतना नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हो, इससे ज्यादा नहीं बना सकते, ठीक है। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको रिवाइज करते रहे कि नहीं, अब आपने जैसे सपोज 100 रखे, फिर उसके बाद 150 रखा, फिर उसके बाद 200 रखा, तो विद द पैसेज ऑफ द टाइम दे हैव टू रिवाइज द ट्रीटीज, तभी ये बार बार वही ट्रीटीज की जा रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा चेंज आएगा और कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन आपने मोटा मोटा यही याद रखना है, ठीक है जी। फिर से रिवाइज करेंगे, एलटीबीटी कब हुई साइन, 1963 में, ठीक है। एनपीटी कब हुई साइन, सर 8 साल के बाद, 1968 में, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद कितने साल के बाद, 1972 में हुई, ठीक, 4 साल के बाद। ये कौन सी हुई, सॉल्ट 1। फिर 7 साल के बाद 1979 सॉल्ट 2। ये किसके बीच में हुई, जिम्मी कार्टर और लियोनिड ब्रेजनेव। ये किसके बीच में हुई, लियोनिड ब्रेजनेव और रिचर्ड निक्सन, ठीक है। ये क्या थी, ये सर एनपीटी थी, जिसमें P5 मेंबर्स के पास जो न्यूक्लियर वेपन होंगे वही रखेंगे, बाकी कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेगा। 1963 एलटीबीटी, इसमें सर न्यूक्लियर टेस्ट बैन किए गए एटमॉस्फेयर में, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और ओशन पे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखो, रिवाइज करते रहो, मैं इसलिए रिवाइज करवा रहा हूं आपको बार बार, ताकि आपको ऑनलाइन ही वीडियो के साथ साथ नई चीज पढ़ते पढ़ते पुराना भी आपको याद हो जाए। नेक्स्ट आता है स्टार्ट 1, ठीक है, कौन सा वाला, स्टार्ट 1। स्टार्ट 1 को एक्सपेंड करेंगे, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक एसटीआई, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 1 कब हुई, 31 जुलाई 1991 में, 1991 में, ठीक है। 1991 कहां पे हुई, मॉस्को में हुई। किसके बीच में हुई, मिखाइल गॉर्बेचू के बीच में हुई और जॉर्ज बुश सीनियर। देखिए ये दो हैं, ये ना, ये एक बेटा है और एक बाप है, तो बाप को सीनियर बोलते हैं और जॉर्ज डब्ल्यू बुश को क्या, मतलब ये बेटा है, ठीक है। इसका पूरा नाम है जॉर्ज H.W. बुश, ये है बाप, और बेटे को लिखते हैं सिर्फ जॉर्ज डब्ल्यू बुश, तो ये बाप है, ठीक है। बाप और बेटे दोनों प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। ये भी किसके ऊपर, रिडक्शन के कम करो, और लिमिटेशन भी लगाओ, किसके ऊपर, अगेन न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स के ऊपर, ठीक है। तो कब हुई है, 1991 में, याद रखना है। देखो 1991 में बहुत सारी चीजें हुई हैं। 1991 में आपका यूएसएसआर क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब वो टूट जाएगा यूएसएसआर। कितने रिपब्लिक्स में, 15 रिपब्लिक्स में।
फिर यूएसएस, और क्या हुआ, जब यूएसएसआर जो है डिसइंटीग्रेट हो गया, कोल्ड वॉर खत्म हुई। जब कोल्ड वॉर खत्म हो रही है आपकी, तो उसी टाइम से एक ट्रीटी होती है, उसका नाम क्या है, स्टार्ट वन। किस किस के बीच में हुई सर, ये जॉर्ज H.W. बुश के बीच में हुई और मिखाइल गॉर्बेचू। मिखाइल गॉर्बेचू को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह से इसको फिर से रिवाइज किया गया, स्टार्ट टू नाम रखा गया। कब साइन हुई, 3 जनवरी 1993, 2 साल के बाद ही ये फिर से साइन होती है एक नई ट्रीटी। लेकिन इसमें यूएसएसआर का प्रेसिडेंट चेंज हो जाता है, बोरिस येल्टसन, और दूसरा आ जाता है फिर से अगेन जॉर्ज बुश सीनियर। ठीक है, मतलब जॉर्ज H.W. बुश। क्या याद रखा सर जी, अभी तक क्या पढ़ा हमने, अभी तक हमने एलटीबीटी पढ़ा, उसके बाद एनपीटी पढ़ा, उसके बाद सॉल्ट 1 पढ़ा, उसके बाद सॉल्ट 2 पढ़ा, उसके बाद सॉल्ट स्टार्ट 1 पढ़ा और स्टार्ट 2 पढ़ा, 1 एंड 2। ठीक है, तो यहां पे 1963, 1968, 1972, 1979, ठीक है, 1979, 1991 और 1993। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपको प्यार से, आराम से, विदाउट एनी डिप्रेशन, विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन, आपने ये सारी चीजें याद करनी हैं। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो कंट्रीज हैं यूएस, या दो ब्लॉक्स हैं यूएसएसआर। ठीक है जी, तो पूरा वर्ल्ड दो पोल्स में या दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड था, जिसको हम बाइपोलैरिटी कहते हैं। अब कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जो ना वेस्टर्न ब्लॉक को ज्वाइन करती है, ना ईस्टर्न ब्लॉक को ज्वाइन करना चाहती है, तो उनके पास कुछ थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, और वो थर्ड ऑप्शन स्टार्ट होता है हमारा नैम। क्या स्टार्ट होता है, नैम। लेकिन मैं आपको एक बात बताते चलूं कि जो नैम है, नैम की अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। जैसे यूएसए की अपनी आइडियोलॉजी थी, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी अपनी थी, नैम की अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। इनका एक स्टैंड था कि भैया हम ना ज्वाइन करेंगे यूएसए को, ना करेंगे यूएसएसआर को। लेकिन इसने ऑल्टरनेट कुछ नहीं दिया। ऑल्टरनेट मतलब कोई नई आइडियोलॉजी नहीं दी, ना कोई नया कोई इकोनॉमिक पॉलिसी दी, या नया कोई न्यू फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट नहीं दी। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये जो इसका बेस्ट और इसका बेस्ट, इन दोनों का मिक्सचर बनाया। ठीक है, जैसे कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मिक्सचर बना के इन्होंने एक नई इकोनॉमी को नाम दिया मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इन्होंने कुछ नया नहीं बनाया, बस चीजों को क्या कर दिया, कुछ कट कट पेस्ट कॉपी ऐसे ही कर दिया। ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट, आप ये मोस्टली इनमें वो कंट्रीज थी जो अभी अभी क्या हुई हैं, जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुई हैं। किससे आजाद हुई हैं, कॉलोनियल पावर से। जैसे फ्रांस से हुई है, ब्रिटेन से हुई है, नेदरलैंड से हुई है, हॉलैंड से हुई है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि क्योंकि ये दोनों क्या है, क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉक में भी कौन सी कंट्रीज हैं, कॉलोनियल पावर्स हैं, ना हम इसको ज्वाइन करेंगे। और यूएसएसआर भी कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज को क्या कर रहा था, इन्वेड कर रहा था, कॉन्कर कर रहा था। तो उन्होंने बोला यार हम क्यों दोनों को ज्वाइन करें, हमें अभी आजादी मिली है। ठीक है, तो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज हैं, उन्होंने बोला हम किसको ज्वाइन करेंगे, नैम को ज्वाइन करेंगे। इसके जैसे मैंने आपको बताया थे कि फाउंडर्स कौन कौन है, टिट्टू आपका यूगोस्लाविया का, यूगोस्लाविया भी फिर इसके बाद डिसइंटीग्रेट हुआ है। यूगोस्लाविया आपने याद रखना है, यूगोस्लाविया ऑलमोस्ट 6 कंट्रीज से मिलके बना था। क्रोशिया है, सर्बिया है, बॉस्निया, बॉस्निया हर्जिगोविनिया है। ठीक है, उसके बाद ये कोसोवो है उधर। ठीक है, मोंटीनीग्रो है। तो टीटो यूगोस्लाविया, और यूगोस्लाविया में खुद यूगोस्लाविया जो था वहां पे कम्युनिज्म को फॉलो किया जाता था टिटो के टाइम पे। ठीक है, लेकिन वो यूएसएसआर को उसने ज्वाइन नहीं किया। ये मैं याद बार बार बोल रहा हूं, यूगोस्लाविया कम्युनिज्म को फॉलो करता था, सोशलिज्म को फॉलो करता था, बट यूगोस्लाविया ने ईस्टर्न ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया था। यूगोस्लाविया ने नैम को ज्वाइन किया, या नैम को फाउंडर था। इजिप्ट, जो नासिर है ये इजिप्ट का है। ठीक है, उसके बाद नेहरू, ये तो इंडिया का।
सुकर्णु ये इंडोनेशिया का, नुकरोमा ये आपका घाना का। ठीक है, तो इन सब ने फाउंड किया एक नई मूवमेंट जिसका नाम रखा गया नैम। फर्स्ट समिट, ये आपने याद रखना है, फर्स्ट समिट या फर्स्ट मीटिंग कहां पे होती है? बेलग्राड। बेलग्राड कहां पे है आपका? सर्बिया में है। कहां पे? सर्बिया में। सर्बिया मतलब यूगोस्लाविया में। कब हुआ है? 1961 में। ये आपने याद रखना है। नैम की फर्स्ट समिट कहां पे हुई है? बेलग्राड में। कहां पे, कब हुई है? 1961 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं कि कितनों ने अटेंड किया, 25 ने। अभी कितने मेंबर्स हैं? अभी सर ये 120 मेंबर्स हैं, तो 25 से कहां पहुंचे? 120। 14 समिट, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको ये दिया है कि 14 समिट कहां पे हुआ था? हवाना में। और ये कब हुआ था? 2006 में। हवाना में इसका 14 समिट हुआ है। अगर आपको याद रखना है कि 2023 में, जो इस साल कहां पे होगा? युगांडा में। ठीक है, कहां पे? युगांडा में। ठीक है, अगर आपको याद रखना तो 2020 का जो समिट हुआ है वो इंडिया में हुआ है। कहां पे हुआ है? इंडिया में हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो नैम हमने पढ़ा। नैम क्या है सर? नैम एक नॉन अलाइंड मूवमेंट है। कब बनाई गई सर? इसको 1961 में बनाया गया था। कितनों ने बनाया था? 5 लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। कौन कौन से? ये देखिए, अब मैंने आपको यहां पे बताया। ये है गमाल अब्दुल नसीर। ठीक है, नासिर। कहां के हैं? इजिप्ट के हैं ये। कब से इन्होंने क्या बोलते हैं इसको, इजिप्ट को रूल किया? ये आपने याद रखना है, तभी आपको वहां पे इसमें से क्वेश्चन भी पूछते हैं। ठीक है, तो इन्होंने किसके बारे में बात की? इन्होंने एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जब स्यूज कैनाल जो है, मैंने आपको बताया था, जो स्यूज कैनाल है, स्यूज कैनाल कनेक्ट करता है किसको? स्यूज कैनाल एक ऐसा कैनाल है, एक ऐसी वाटर बॉडी है, एक नैरो वाटर बॉडी है। इट इज अ नैरो वाटर बॉडी दैट्स कनेक्ट, किसको कनेक्ट कर रही है? दैट कनेक्ट रेड सी विद मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, आपने ये याद रखना है। अच्छा, स्यूज कैनाल क्यों बनाया गया था? स्यूज कैनाल इसलिए बनाया गया था क्योंकि पहले यूके, जैसे सपोज ये यूके है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद आपका ये अफ्रीका है, ठीक है, और ये इंडिया है, ठीक है, और आपका यहाँ पे यूरोप है। ठीक है, तो यूके को इंडिया में आने के लिए पूरा ये जो घूमना पड़ता था, अफ्रीका के होते हुए इंडिया पहुंचता था, और इसको यहाँ पे कम से कम 6 महीने लगते थे। ठीक है, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप यहाँ पे। तो इन्होंने बोला कि सर हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, यूके से इंडिया पहुंचने या यूरोप से इंडिया पहुंचने में। तो कुछ ऐसा बोलो, कुछ ऐसा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो जहां से हम सीधा इंडिया से कहां पहुंच जाएं? यूरोप पहुंच जाए। तो वो जो था, वो इजिप्ट में एक क्या था? इजिप्ट में एक कैनाल इन्होंने बनाई। यहां पे आपका रेड सी है, यहां पे आपका मेडिटेरियन सी है। तो यहां से हमारे शिप चलेंगे, रेड सी के बीच होते पहले अरेबियन सी, फिर रेड सी, फिर स्यूज कैनाल, और यहाँ मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन सी किससे कनेक्ट करता है हमें? यूरोप से। तो इसीलिए ये स्यूज कैनाल बनाया गया था। स्यूज कैनाल जो इजिप्ट में था, लेकिन इसका जो जो ब्रिटिश हैं वो बोल रहे हैं कि ये हमारा है, फ्रांस वाले बोल रहे हैं ये हमारा है, तो इनके बीच में लड़ाई लग गई। तो अल्टीमेटली ये किसको मिला? ये इजिप्ट को ही मिला। ठीक है, ये आपने याद रखना है। किसको मिला ये लास्ट में? इजिप्ट को ही मिला, कि भैया इजिप्ट का ही ये स्यूज कैनाल है। तो जब ये लड़ाई चल रही थी तो उस टाइम भी क्या हुआ था, और एक लड़ाई कब चली? 1956 में। कब चली थी ये? 1956। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्यूज कैनाल की लड़ाई कब हुई, तो आपने याद रखना 1956 में। और उस टाइम पे कौन प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के? तो गमाल अब्दुल नासिर। याद रखना। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो है आपका, जवाहरलाल नेहरू हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने इंडिया के ऊपर रूल किया 1947 से लेकर 64 तक। 64 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, याद रखना 64 में इनकी डेथ हो चुकी थी। और ये कौन सी पार्टी के थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। इन्होंने किसके बारे में बात की?
इन्होंने एशियन यूनिटी के बारे में कि भैया एशिया को क्या करो, यूनाइट करो। दूसरी डीकोलोनाइजेशन, इन्होंने बोला कि भैया पूरे वर्ल्ड में जहां जहां कॉलोनियल पावर ने किसी कंट्री को अगर कॉलोनी बनाया है तो उसको फ्री कर दो, उसको इंडिपेंडेंट दे दो। ठीक है, साउथ अफ्रीका में जैसे आपने देखा होगा जो नेल्सन मंडेला है वो बहुत इन्फ्लुएंस थे महात्मा गांधी से, तो उनको भी वहां पे नॉन वायलेंस उन्होंने अडॉप्ट की थी पॉलिसी। तो 1994 में उनको इंडिपेंडेंस मिली थी, बहुत लेट इंडिपेंडेंस मिली थी। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी वर्ल्ड में जो अभी भी इंडिपेंडेंट थी हमारे इंडिपेंडेंट होने के बाद। तो और कौन सी बात की उन्होंने, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, कि भैया नेहरू ये बोल रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में से जिन जिन के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो क्या कर दो, उनको डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि पीस आ जाए, ताकि स्टेबिलिटी आ जाए पूरे वर्ल्ड में, ताकि किसी को किसी का डर ना हो, फियर ना हो। ठीक है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और ये बात कर रहे हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस, किसकी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, कि भैया यहाँ पे अमीर गरीब, उसके बाद किसी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है, सब जो हैं आपस में मिलके अच्छे से प्यार मोहब्बत से अमन शांति से रहें। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जोसेफ ब्रोज टीटो। ठीक है, टीटो जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं योगोस्लाविया के। ठीक है, कब से, 1945 से लेके 80 तक। ठीक है, मतलब इनका जो है टाइम पीरियड ज्यादा है एज कंपेयर टू नेहरू। 1945 से लेके 80 तक रहते हैं ये। इन्होंने किसके खिलाफ लड़ा था, इनने सर वर्ल्ड वार टू में जर्मनी के खिलाफ लड़ा था। वर्ल्ड वार टू में युगोस्लाविया ने जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो वर्ल्ड वार टू कब हुई थी, वर्ल्ड वार टू 1939 से लेके 1945 तक हुई। कब तक, 1939 से लेके 1945 तक, 1939 टू 45। ठीक है, उसके बाद कम्युनिस्ट थे ये, लेकिन ये पूरा का पूरा एक क्या करते थे, डिस्टेंस मेंटेन करके रखते थे, किससे, यूएसएसआर से। मतलब यूएसएसआर के अंडर इन्होंने कुछ भी डोमिनेशन नहीं हुए, उनके डोमिनेंट नहीं हुए। उसके बाद स्कर्नो, स्कारनो जो है ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, याद रखना है। अगर उन्होंने पूछा वहां एमसीक्यू में कि हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ, या हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, तो क्या लिखोगे आप, सुकार्नो। ठीक है, वहां पे किसी भी एंगल से आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी और दूसरे एनसीईआरटी के बाहर वो कुछ नहीं पूछेंगे, इसी के अंदर से घुमा फिरा के टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपने ये सारा का सारा मटेरियल जो है बहुत मेहनत से बनाया गया है, इस मटेरियल को बार बार रिवाइज करो, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, तो आप क्या हो जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे। इन्होंने किसके, ये भी सोशलिज्म में यकीन करते थे, एंटी इंपीरियलिज्म थे। यहां पे एक बात याद रखना है कि ये जो नैम की कॉन्फ्रेंस थी बैंडुंग में, बैंडुंग आपका वही इंडोनेशिया में, इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। किन्होंने ऑर्गेनाइज कराई थी, सुकर्नो ने बैंडुंग कॉन्फ्रेंस। कौन सी कॉन्फ्रेंस, बैंडुंग कॉन्फ्रेंस। बैंडुंग कॉन्फ्रेंस किसकी, नैम की जो बैंडुंग कॉन्फ्रेंस थी वो इन्होंने ही ऑर्गेनाइज करवाई है। किसने, स्कर्नो ने। और इनको अल्टीमेटली आर्मी ने हटा दिया था, ठीक है, प्रेसिडेंटशिप से। लास्ट वन इज क्वामे नक्रुमा। याद रखना है, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं, ये भी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, ये घाना के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, इन्होंने भी फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, ये भी सोशलिज्म में यकीन करते थे, इन्होंने अफ्रीकन यूनिटी की बात की थी, ये भी कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट लड़ रहे थे। इनको भी हटा दिया गया। किसने हटाया, आर्मी ने। मिलिट्री कू होता है आर्मी जब हटाती है इलेक्टेड प्रेसिडेंट को, ठीक है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर को। तो हमने ये देखा कि जो ये अब्दुल नसीर हैं ये इजिप्ट के हैं, नेहरू इंडिया के, टीटो युगोस्लाविया के, सुकर्नो आपके इंडोनेशिया के, और नुक्रोमा आपके घाना के। फर्स्ट नुक्रोमो जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, सुकर्नो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं, नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, टीटो युगोस्लाविया। ठीक है, इजिप्ट का स्यूज कैनाल किसके बीच में हुआ है, 1956। उस टाइम पे कौन थे, नासिर थे।
अब आप बोलोगे कि सर नैम का मतलब ये हुआ कि हम वर्ल्ड अफेयर्स में, क्योंकि हम क्या हैं, नैम का मतलब ना हमने वेस्टर्न ब्लॉक से लेना देना ना ईस्टर्न ब्लॉक से लेना देना, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने वर्ल्ड अफेयर्स में टोटल पार्टिसिपेशन दिखानी है, ठीक है। नैम का मतलब ये नहीं कि हम आइसोलेशन में चले गए, हम किसी कोने में बैठ के चुपचाप करके देख रहे हैं, या हम फेंस पे बैठ के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, वैसा कुछ नहीं है। ना हम, ऐसा भी नहीं है कि हमने कभी वॉर में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। हमने कभी भी आइसोलेशनिज्म वाली पॉलिसी फॉलो नहीं की। जैसे कि किसने की थी आइसोलेशन वाली पॉलिसी फॉलो, वो की थी यूएसए ने। यूएसए जो था, याद रखना है आपको, यूएसए वाज आल्सो कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। तो ये कब आजाद हुआ था, ये आपका 1770 1787, ऐसे तो इसको बोला जाता है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये मतलब कब हुआ था ये इंडिपेंडेंस, 1776, ठीक है। इस टाइम इसको अमेरिकन रेवोल्यूशन बोलते हैं, 1776 को बोला जाता है अमेरिकन रेवोल्यूशन। लेकिन इन्होंने ये जो आइसोलेशनिज्म वाली पॉलिसी है, ये कब फॉलो की थी यूएसए ने, कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है वर्ल्ड के साथ, मुझे बस अपना है, वही आई मी एंड माई सेल्फ। मुझे बाकी कंट्रीज के साथ कोई लेना देना नहीं है। बाकी कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन सी कंट्री प्रॉस्परस हो रही है, कौन सी कंट्री वीक हो रही है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे बस अपना देखना है। तो वो होता है आइसोलेशनिज्म। तो वो पॉलिसी इसने फॉलो की थी 1787 से लेके 1787 से लेके कब तक, स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब 1914 तक, इतने सालों तक ये बिल्कुल अकेला रहा, इसको कोई लेना देना नहीं था किसी के साथ। लेकिन ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ये आपको बताने की कोशिश हो रही है कि कौन सी कंट्री ने आइसोलेशनिज्म वाली पॉलिसी फॉलो की थी। नैम ने नहीं की, ठीक है। तो नैम ने, मैंने आपको ये बताया था कि यूएसए और यूएसएसआर आपस में लड़ रहे थे, कहां पे, कोरिया में जाके, ठीक है। तो कि भैया आप लोग नहीं लड़ो, वहां पे कौन चले गया, हमारे नेहरू। तो नेहरू क्या रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे आप लोग समझते हो कि अगर दो लोग लड़ाई कर रहे हैं तो बीच में तीसरा आता है उनको लड़ाई खत्म करने में। तो इसी तरह से यहां समझो कि यूएसए और यूएसएसआर दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, कहां पे, कोरिया में। मतलब कोरिया को लेके लड़ाई कर रहे हैं क्या, और क्यों लड़ाई कर रहे हैं, कोरिया को बोल रहे हैं, यूएसएसआर बोल रहा है कम्युनिज्म फॉलो कर, यूएसए बोल रहा है कि डेमोक्रेसी फॉलो कर। तो ये बेचारे लोग पिस रहे हैं वहां पे। कुछ लोग जो है कोरिया में सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बीच में आ जाते हैं नेहरू साहब। तो नेहरू जी बोलते हैं कि भैया आप लोग क्यों लड़ रहे हो, मतलब मीडिएटिंग रोल प्ले किया है किसने, नेहरू ने। कौन सी वॉर में, कोरिया की वॉर में। और कोरिया की वॉर कब तक चली, 1950 टू 53, 3 साल तक चली। अल्टीमेटली कोरिया को डिवाइड कर दिया गया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में, ठीक है। नॉर्थ कोरिया जो है वो सोशलिज्म या कम्युनिज्म फॉलो करता है, और साउथ कोरिया पर डेमोक्रेसी फॉलो करता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से न्यूट्रलिटी। तो कोरिया में नेहरू का पार्टिसिपेशन ये दिखलाता है कि नैम के जो मेंबर्स हैं, नैम के जो फाउंडर्स हैं, वो वर्ल्ड अफेयर्स में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आइसोलेशनिज्म वाली पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहे। न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि भैया वॉर के बीच में चले जाना और कोशिश करना कि वॉर को रोके, ठीक है। ये नहीं हो कि वॉर चल रही है चुपचाप करके बैठ जाओ, ना ना, कि भैया मैम का ये काम था कि अगर कहीं वॉर चल रही है उसके बीच में चले जाओ, किस लिए चले जाओ, ताकि वॉर को रोका जा सके, ठीक है। इसका मतलब होता है न्यूट्रलिटी, ठीक है। क्या मतलब होता है, न्यूट्रलिटी। तो हमने ना ही आइसोलेशनिज्म वाली पॉलिसी फॉलो की, ना ही न्यूट्रलिटी। हम जो नैम के मेंबर्स थे या जो नैम के फाउंडर्स थे, वो न्यूट्रलिटी को भी फॉलो नहीं करते थे और आइसोलेशनिज्म को भी फॉलो नहीं करते थे। वो वॉर के बीच में जाते थे इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वॉर, और दूसरा
वो मीडिएटिंग रोल भी प्ले करते थे वर्ल्ड अफेयर्स में। कहां पे किया था? कोरिया में। किसने किया था? नेहरू ने। कोरिया की वॉर कब हुई थी? 1952-53। ठीक है। अब उसके बाद आपको ये याद रखना है कि जो नैम की कंट्रीज हैं उनको, वो जो है अभी क्या है, वो डेवलपिंग है। तो उनको कहा गया कि भैया आप क्या हो, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। आप में उतनी क्या नहीं है, आप उतने डेवलप्ड नहीं हो। क्या नहीं हो? आप डेवलप्ड इतने नहीं हो। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जो था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने देखा कि इनकी डेवलपमेंट करनी जरूरी है। ठीक है। तो उनके लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएनसीटीडी। कब बुलाई गई? 1972। कब बुलाई गई? 1972। अब देखो 1972 में एक चीज मैंने और अभी पढ़ाई, 1972 में और क्या हुआ था? सॉल्ट वन हुआ था। क्या हुआ था? सॉल्ट वन हुआ था। इस तरह से याद रखना है, इन चीजों को क्या करना है, लिंक करना है, बार बार लिंक करना है, ताकि आपको डेट्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जहन में बैठ जाए। ठीक है। ताकि वहां पे जब आपको कोई स्टेटमेंट पूछी जाएगी या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाएगा तो आपको एकदम से वहां पे लिख सको कि हाँ ये 1972 में हुआ, ये 1963 में हुआ, 1968 में हुआ, 1979 में हुआ, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है। और उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके एक रिपोर्ट निकाली जिसका नाम था न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ठीक है। क्या याद रखना है? जो नैम है, नैम जो है इकोनॉमिकली क्या है, वीक है। इकोनॉमिकली अगर इसको डेवलप करना है, ठीक है, तो उसके लिए यूनाइटेड नेशन ने एक एफर्ट किया, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस कॉन्फ्रेंस का नाम रखा ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और उस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्ट निकाली, न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। उन्होंने कहा अगर इन एलडीसीज को डेवलप करना है तो इनकी डेवलपमेंट ट्रेड से होगी। किससे होगी? ट्रेड से, मतलब बिजनेस से, एक्सचेंज ऑफ गुड्स से। ठीक है। उस ट्रेड पॉलिसी में क्या थे? कुछ रिफॉर्म्स थे। क्या थे? कुछ रिफॉर्म्स थे। किसमें? ट्रेडिंग सिस्टम में, ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, कुछ चेंज लाना चाहते थे। इसलिए चेंज लाना चाहते थे ताकि एलडीसीज की भी क्या हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए। तो पहला रिफॉर्म क्या था कि एलडीसीज को कंट्रोल दे दो उनके रिसोर्सेज के ऊपर, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर उनका क्या दे दो, कंट्रोल दे दो। ठीक है। बहुत आराम से, मजे से, कि एलडीसीज के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वही इनको एक्सट्रैक्ट करें, वही इनको क्या करें, यूटिलाइज करें, वही इनको कन्वर्ट करें। ठीक है। मैन्युफैक्चर करें उनमें से कुछ भी। ठीक है। ऐसे नहीं तो क्या करते थे, हमारे रिसोर्सेज कौन एक्सप्लॉइट करते थे? फॉरेन कंट्रीज आके या डेवलप्ड कंट्रीज आके करती थी। तो जब हमें अपने रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने हैं या अपने रिसोर्सेज यूज करने हैं, यूटिलाइज करने हैं, तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। अब टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं। अब टेक्नोलॉजी किसके पास है? डेवलप्ड कंट्रीज के पास। तो इस रिफॉर्म में बोला गया कि जो टेक्नोलॉजी है, जो किसके पास है, डेवलप्ड कंट्रीज के पास, वो सस्ते दामों में देगी। किनको? इन डेवलपिंग कंट्रीज को। क्या? उनकी कॉस्ट कम कर दो। उनकी कॉस्ट क्या कर दो? कम कर दो। जब टेक्नोलॉजी भी अगर आ गई इन डेवलपिंग कंट्रीज के पास, इन्होंने अपने रिसोर्सेज को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किसी एक गुड में, तो वो गुड जो है अब इनको बेचना है। ठीक है। अब तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि जी वेस्ट को इनकी मार्केट बना दो। ऐसे गुड्स को जो एलडीसीज में बने वो अपने गुड कहां बेच सके? वेस्ट में बेच सके। मतलब यहां पे क्या होगा कि जो जो टैक्सेस हैं किन के ऊपर? गुड्स के ऊपर, वो ना लगाया जाए। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज अगर इंडिया से कोई गुड आ रहा है तो उसके ऊपर टैक्स ना लगाए, ताकि वो वहां पे वेस्ट कंट्रीज में सस्ते दामों में बिक जाए। नहीं तो वो इतना महंगा हो जाएगा इंडियन प्रोडक्ट कि वेस्टर्न कंट्रीज के जो लोग हैं उसको खरीद नहीं पाते। फिर उन्होंने बोला कि एलडीसीज को ग्रेटर रोल दो। कहां पे? इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस मतलब आईएमएफ में और वर्ल्ड बैंक में। ठीक है। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, तो इनमें इनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्या हुआ? इस सब चीजों की जो रिफॉर्म्स की बात चल रही थी, इसी को बोला गया न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर।
क्या बोला गया? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। लेकिन ये जो आइडिया था ये खत्म हो गया 1980s में ही। ये जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था इसका कंसेप्ट ही खत्म हो गया। कब खत्म हो गया? 1980s में। क्यों खत्म हुआ? क्योंकि क्यों क्योंकि इसमें क्या था, इसमें डेवलप्ड कंट्रीज बहुत ज्यादा क्या कर रही थी? क्रिटिसाइज कर रही थी। क्या कर रही थी? डेवलप्ड कंट्रीज बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही थी। सर क्या हुआ? नैम की कंट्रीज को क्या बोला जाता है? एलडीसीज। एलडीसीज को इकोनॉमिकली डेवलप करना है तो यूनाइटेड नेशन ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसका नाम रखा गया ट्रेड एंड डेवलपमेंट। कब बुलाई? 1972। फिर इसमें इस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्ट निकाली, उस रिपोर्ट का क्या नाम है? न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। उस रिपोर्ट में क्या बोला गया? रिफॉर्म्स लाने हैं। कहां पे? ट्रेडिंग सिस्टम में। क्या क्या? नेचुरल रिसोर्सेज खुद यूज करेंगे एलडीसीज। उस टेक्नोलॉजी दो, वेस्ट टेक्नोलॉजी देगी किनको? एलडीसीज को, लोअर कास्ट पे। और वेस्टर्न मार्केट्स में इनका प्रोडक्ट जो है वो बिकना चाहिए, उनको मार्केट दो। और एलडीसीज एक लार्जर क्या करेगी? पार्ट प्ले करेगी किसमें? इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है। अब इसमें फिर से वही इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। ठीक है। इंडिया का क्या कैसा रोल रहा कोल्ड वॉर के टाइम? वो मैं हम आपको पता है कि इंडिया ने जो ज्वाइन ही नहीं किया, ना वेस्टर्न ब्लॉक को किया ना ईस्टर्न ब्लॉक को। तो इन्होंने क्या किया था? नैम के फाउंडर थे ये। ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, एक नेहरू ने कहा था एक बार कि अगर हम नैम बना रहे हैं तो नैम का मतलब नहीं है कि हम भाग रहे हैं, वर्ल्ड अफेयर से भाग रहे हैं। तो ये आपने याद रखना है, नेहरू ने ये बात कही थी कि नैम का मतलब भागना नहीं है, नैम का मतलब आइसोलेशनिज्म नहीं है, नैम का मतलब न्यूट्रलिटी नहीं है। ठीक है। नैम का मतलब मीडिएटिंग रोल है, नैम का मतलब प्रिवेंटिंग वॉर है, नैम का मतलब कि भैया अपनी इंडिपेंडेंस को बचाना है। ठीक है। अच्छा, अब और कहां पे मीडिएटिंग रोल प्ले किया इन्होंने? इन्होंने वहीं पे आपके कोरिया में किया। ठीक है। देखो यहां पे लिखा है कोरिया 1952 53। उसके बाद नैम का अपना इंटरेस्ट था। नैम में जो है इंडिया का कुछ अपना इंटरेस्ट था। वो क्या इंटरेस्ट था? कि इसकी नैम की वजह से इंडिया बड़े बड़े इंटरनेशनल डिसीजंस क्या लग पड़ा उसमें, इंडिया स्टार्टेड टेकिंग इंटरनेशनल डिसीजंस। ठीक है। दूसरा, अगर यूएसए जो है, सपोज यूएसए इंडिया को क्या कर रहा है? प्रेशराइज कर रहा है। अब क्या है? अब इंडिया को तो बचना है। ठीक है। इंडिया को अपना पावर बढ़ाना है तो इंडिया किसके साथ दोस्ती कर लेगा? यूएसएसआर के साथ। सपोज यूएसएसआर दबाने की कोशिश कर रहा है किसको? इंडिया को। तो इंडिया कहां चले जाएगा? यूएसए के पास। ठीक है। तो बैलेंसिंग का काम किया गया है। किसका काम किया नैम ने? बैलेंसिंग का। किसके बीच में? दो सुपर पावर्स के बीच में। जैसे हुआ भी बांग्लादेश की वॉर हुई। ठीक है। कब हुई? सर 1971 में। ठीक है। किसके साथ हुई? पाकिस्तान के साथ हुई। तो यूएसए ने किसको सपोर्ट किया? यूएसए ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो इसको बैलेंस, अब ये पावर ज्यादा हो गई थी यूएसए प्लस पाकिस्तान, इसको बैलेंस करने के लिए इंडिया ने किसके साथ दोस्ती कर ली? यूएसएसआर के साथ। और एक ट्रीटी भी कर दी। उस ट्रीटी का नाम क्या था? ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। कब की? 1971 में। कब की? 1971 में। कितने सालों के लिए? 20 सालों के लिए। देख रहे हैं बैलेंस ऑफ पावर कैसे चल रहा है। अगर तू उसके साथ दोस्ती करेगा मैं इसके साथ कर लू। ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका आता है आगे। अच्छा, इसके बाद क्या आता है? आगे आपका आ रहा है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया इसको? ये क्यों नहीं आ रहा? इसको एक सेकेंड, 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 सेकेंड। देखिए इसमें एक चीज और आपने याद रखनी है। हम ऐसे मोस्टली देखते हैं कि इसमें सिर्फ एक बात आपने याद रखनी है कि पॉलिटिकल स्प्रिंग क्या होता है। एक टर्म है पॉलिटिकल स्प्रिंग। कौन सी टर्म है?
पॉलिटिकल स्प्रिंग। पॉलिटिकल स्प्रिंग क्या होता है? पॉलिटिकल स्प्रिंग तब उसके लिए इस्तेमाल किया गया था जब जब चाइना किसके साथ मिल गया था? यूएसए के साथ मिल गया था। और ये मोस्टली 1972 की बात है ये, ठीक है। 1972 में चाइना और यूएसए की दोस्ती हो गई थी, ठीक है। ऐसे चाइना क्या करता है? फॉलो सोशलिज्म। तो इसका दोस्त कौन होना चाहिए था? रशिया। लेकिन कुछ एक ऐसा टाइम आया जब यूएसए और चाइना दोस्त बन गए थे। इस टाइम पीरियड को पॉलिटिकल स्प्रिंग कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और टर्म है पॉलिटिकल अर्थक्वेक। ये आप इंडियन पॉलिटिक्स में पढ़ोगे। ये कब की बात है? 1967, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1947 के बाद या 1951 के बाद सबसे पहले सबसे क्या लिए थे? कम वोट और सबसे कम सीट्स ली थी। कहां पे? लोकसभा में या जनरल इलेक्शन में। क्या याद रखना है आपको? दो चीजें आपने याद रखनी है। पॉलिटिकल स्प्रिंग उसे कहते हैं जब चाइना ने यूएसए के साथ दोस्ती की थी। पॉलिटिकल अर्थक्वेक उसे कहते हैं जब कांग्रेस को 1951 से सिंस 1951 पहली बार 1967 में सबसे कम वोट और सबसे कम सीटें मिली थी। उसको पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा जाता है, ठीक है जी। अब देखो, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइमलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा? सर जी 1947 में एक प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, हैरी ट्रूमैन। उन्होंने एक डॉक्ट्रिन दी थी। किसके बारे में? ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन। अगर उन्होंने पूछा ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन क्या है, तो उसका मतलब होता है कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म। कि भैया कम्युनिज्म को फैलने से रोकना है, उसे कम्युनिज्म को खत्म करना है। उस डॉक्ट्रिन को क्या बोलते हैं हम? ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन। ये ट्रूमैन कौन था? ये अमेरिका का प्रेसिडेंट था, पूरा नाम हैरी ट्रूमैन। कब दी थी? 1947 में। उसके बाद 1947 से लेकर 52 तक एक प्लान बनाया गया, मार्शल प्लान। किसने बनाया? यूएस ने बनाया। ये पैसा देना है किसको? वेस्टर्न जो अलायंस की कंट्रीज है, मोस्टली यूरोप है, उनको पैसा देना है। यूएसए ने पैसा देना है ताकि जो वर्ल्ड वॉर 2 में वहां डिस्ट्रक्शन हुई है बहुत ज्यादा यूरोप में, वो वहां को क्या कर सके? रिकवर कर सके, रिकंस्ट्रक्ट कर सके। तो जनाब मार्शल प्लान क्या था? यूएसए की फाइनेंशियल हेल्प टू वेस्टर्न अलायंस या वेस्टर्न अलायंस मेंबर्स, ठीक है। और उसके बाद एक और एपिसोड हुआ है 1948 टू 49 में, बर्लिन ब्लॉकेड कहा गया है। बर्लिन, देखो मैंने आपको बताया था कि जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, ठीक है। और बर्लिन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक वेस्ट बर्लिन और एक ईस्ट बर्लिन, ठीक है। या इस साइड को, वेस्ट वाली साइड को वेस्ट जर्मनी भी बोलते थे और ईस्ट वाली साइड को ईस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी को कंट्रोल कर रहा था यूएसए और ईस्ट जर्मनी को कंट्रोल कर रहा था यूएसएसआर, ठीक है। तो यहां से एक सामान जा रहा था किसकी तरफ? ईस्ट से सामान जा रहा था वेस्ट जर्मनी की तरफ। तो यूएसएसआर ने इस सामान के ऊपर क्या लगा दी? रोक लगा दी, ठीक है। इसी को कहा गया बर्लिन ब्लॉकेड, ठीक है। उस टाइम पे यूएसए ने क्या किया? एयरक्राफ्ट की मदद से यहां पहुंचाया वेस्ट जर्मनी में क्या? बहुत सारा सप्लाईज, किसकी? फूड की, ऑयल की और बाकी जो भी आपको एमिनिटीज लगती हैं, वो सारी किसने प्रोवाइड की? यूएसए ने। बस ये याद रखना है। 48 में और 49 में बर्लिन ब्लॉकेड हुआ, किसने करवाया? यूएसएसआर। और उसमें किसमें हेल्प की? यूएसए ने वेस्ट जर्मनी की हेल्प की। किसकी? वेस्ट जर्मनी के सिटीजन्स की, ठीक है जी। उसके बाद 1950 टू 53 कोरिया वॉर चली। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। 1952 में फ्रेंच को हराया गया, किसने? वियतनामीज ने। वियतनाम ने कहां पे? ये आपने याद रखना है, डैन बीन फू। और वहां पे क्या साइन हुआ है? जिनीवा अकॉर्ड साइन हुए हैं 1954 में। 1954 में ही वियतनाम को डिवाइड किया गया दो पार्ट्स में, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। किसके पैरेलल? 17th पैरेलल। जैसे कोरिया डिवाइड किया गया था 38th पैरेलल के अलोंग,
इसी तरह से इसको डिवाइड किया गया है 17th पैरेलल। 1954 में ही सियाटो बना है, ठीक है। 1954 से लेके 75 अमेरिका ने इंटरवीन किया है वियतनाम में। कब? वियतनाम। याद रखना है, जब अमेरिका इंटरवीन कर रहा था वियतनाम में, उस टाइम पे कौन प्रेसिडेंट था अमेरिका का? जॉनसन। कौन था? जॉनसन। ये देखिए, ये जॉनसन है, और ये नीचे वियतनाम रखा है। ये जो क्रैब है कि लॉबस्टर है, ठीक है, ये जॉनसन खाना चाहता है, लेकिन अल्टीमेटली क्रैब ने किसको खा लिया? जॉनसन को। मतलब वियतनाम और जो अमेरिका की जो वॉर थी, इसमें कौन जीता था? वियतनाम जीता था, और अमेरिका हार गया था। फिर दोबारा से वही 1954 में क्या हुआ? सेंटो बना, जिसका नाम क्या होता है? बगदाद पैक्ट। इराक की कैपिटल बगदाद, ठीक है। उसके बाद 1955 में सोवियत ने कहां पे क्या इंटरवेंशन किया? हंगरी में। 1961 में यूएसए ने क्यूबा के बे ऑफ पिग्स पे अटैक किया, और फिर यहां पे यूएस हार गया, और 1961 में ही बर्लिन वॉल बनी थी, ठीक है। 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, जो मैंने आपको पूरा पढ़ाया है डिटेल में, ठीक है। 1965 में अमेरिका ने इंटरवेंशन किया था डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, कॉन्गो, डीआरसी जिसे बोलते हैं। 1968 में सोवियत ने इंटरवेंशन किया चेकोस्लोवाकिया में। 1972 में रिचर्ड निक्सन ने विजिट किया कहां को? चाइना में। 1978-79 अब वियतनाम, पहले वियतनाम के ऊपर अटैक होते थे, अब वियतनाम ने किसके ऊपर कब्जा करना चाहा? कंबोडिया के ऊपर। फिर 1979 टू 1989 जो यूएसएसआर है, उसने 10 साल तक कहां पे रहा? अफगानिस्तान में रहा, ठीक है। फिर उसके बाद अमेरिका आया था, फिर उसके बाद फिर से अभी तालिबान आया हुआ है। 1985 में गॉर्बेचू, मिखाइल गॉर्बेचू, ये क्या बन जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर बन जाते हैं, और इसने रिफॉर्म्स लाए थे। कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए थे? पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। 1989 में बर्लिन वॉल को क्या हो जाती है? घिर जाती है, या घिरा दिया जाता है। तो 1961 में इसको बनाया जाता है, बर्लिन वॉल को। ये देखिए, बर्लिन वॉल को बनाया जाता है, और 1989 में इसको घिरा दिया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे ईस्टर्न यूरोप में प्रोटेस्ट होते हैं, किसके खिलाफ? सोवियत यूनियन के खिलाफ। 1990 में जर्मनी को यूनाइट कर दिया जाता है। वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी में डिवाइड था, तो उसको यूनाइट कर दिया 1990 में। तो 1991 लास्ट में हमारा जो यूएसएसआर है, वो खुद ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है। कितने में? 15 रिपब्लिक्स में। तो ये सब जो था आपका, ये खत्म होता है कोल्ड वॉर एरा। इसी के साथ में कुछ एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें, और क्या करें, इसका फिर आंसर की देखें। देखिए कि कितना आप क्या कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, कितना रिवाइज करने की जरूरत है, कितनी और मेहनत करने की जरूरत है। जो हमारे ये लेक्चर्स हैं, उसके बाद आपको जो ये नोट्स हैं, उसके बाद आपको डेली जो प्रैक्टिस शीट्स हैं, वो आपकी अवेलेबल हो जाएंगी संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस के ऐप पे। तो हमारा उसका लिंक जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहां से डाउनलोड करें, मेहनत करें, ठीक है। सीयूईटी आपकी कंफर्म, ठीक है जी, टेंशन नहीं लेनी ज्यादा। ओके, तो थैंक यू।